ये एक बहुत बड़ा सान्य हो सकता है। ये क्या क्या कर रहा है इंडिया, क्या कह रहा है? इस बात को समझना हमें जरूरी है कि इसराइल और भारत दो नजरियाती कुव्वतें बन रही हैं जिनका कॉमन दुश्मन मुस्लिम। यूएस में सजेस्ट इंडिया को कि कोई कुछ हथियार भिजा दे आप इजराइल के लिए। अब मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकता, अगर आप सर्च करें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, तो आपको देखेंगे कि देयर आर सम अमेरिकन कमेंटेटर्स हु आर सेइंग कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हवाई जहाजें भेजी हैं इजराइल को हथियार दी जाएगी उनकी बात, क्योंकि इस वक्त इंडिया को बहरहाल एक इम्पोर्टेंस है इंडिया की दुनिया में। देखिए, दो चार चीजें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं। एक तो इजराइल जो है वो भारत से असला लेने का भी, खरीदने का भी सोच रहा है क्योंकि सस्ता पड़ता है। अमेरिका के पास अपनी इन्वेंटरी खत्म हो चुकी है असले की, तो वहां से भारत पैसा बनाएगा। दूसरा, 1 लाख भारतीय जो जा रहे हैं इजराइल काम करने के लिए, जो फलस्तीनी जाते थे पहले, अब वो नहीं जाएंगे। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नजर आती है इसमें। और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो नेवी वहां पे आ गई है, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स ऑलरेडी गाजा में ऑपरेट कर रही हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स हवा में है, रियल टाइम। नमस्कार दोस्तों, अब आपने ये सुना होगा कि तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो इंडिया से, खास करके हिंदूज जो है वो इजराइल काम करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी न्यूज़ आ रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इंडिया की बात हुई है और हो ये सकता है कि इंडिया जो है वो इजराइल को हथियार सप्लाई कर सकता है। अब तक ऐसा होता आ रहा था कि इजराइल से हम टेक्नोलॉजी और हथियार लिया करते थे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो रही है। और ऊपर से इजराइल जैसे कंट्री को फ़िलहाल मतलब मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में हथियार चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने जो वेस्ट बैंक पर उन्होंने जो गाज़ा पट्टी पर जो हमला कर दिया तो उसके बाद हथियारों की कमी हो। तो यहाँ पर इंडिया से भी हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, एक समय था जब इजराइल हमें सपोर्ट करता था, ये समय है जब इंडिया सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। और कई सारी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ये कह चुके हैं कि भाई इजराइल और इंडिया, नेतन्याहू और इंडिया मोदी, उन दोनों का स्टांस मुस्लिमों के प्रति एक ही है, जो कि गलत बात है, क्योंकि 15 से 20% तो इजराइल में भी रहते हैं और इंडिया में भी 13-14% मुस्लिम रहते हैं। तो ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे करने की बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूएस में सजेस्ट इंडिया को कि कोई कुछ हथियार भिजा दे आप इजराइल के लिए। अब मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकता, अगर आप सर्च करें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, तो आपको देखेंगे कि देयर आर सम अमेरिकन कमेंटेटर्स हु आर सेइंग कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हवाई जहाजें भेजी हैं इजराइल को हथियार के साथ। सो आई थिंक दे माइट वांट दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए, अगर इंडिया हथियार भेज देता ना इजराइल को, तो इंडिया बिकम्स मोर फर्मली इन द यूएस टेररिज्म, इसलिए हमास। तो इंडिया की पोजीशन बहुत कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, राइट। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो हैव नॉट रिएक्टेड, दे हैव नॉट रिएक्टेड टू रशिया, चाइना और इंडिया। तो वो इसी मसले पर फोकस्ड हैं, वो यूएस के साथ दी जाएगी उनकी बात, क्योंकि इस वक्त इंडिया को बहरहाल एक इम्पोर्टेंस है इंडिया की दुनिया में। देखिए, दो चार चीजें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं। एक तो इजराइल जो है वो भारत से असला लेने का भी, खरीदने का भी सोच रहा है क्योंकि सस्ता पड़ता है। अमेरिका के पास अपनी इन्वेंटरी खत्म हो चुकी है असले की, तो वहां से भारत पैसा बनाएगा। दूसरा, 1 लाख भारतीय जो जा रहे हैं इजराइल काम करने के लिए, जो फलस्तीनी जाते थे पहले, अब वो नहीं जाएंगे वहां से। और दूसरा, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि रिलेशनशिप भारत और इजराइल के बहुत पुराने, और दूसरा वो जो उनको कॉमन चीजें करती हैं कि दहशतगर्दी का वो दोनों शिकार हैं काफी, और दूसरा जो आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में चीजें हैं उनकी काफी सिमिलैरिटीज हैं। और उसमें मैं समझता हूं इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असलाह खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है। और इंडियंस
ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं, बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज किया, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज का काम है। बात यह कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना? नेवी वहां पे आ गई है, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स ऑलरेडी गाजा में ऑपरेट कर रही हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स हवा में है, रियल टाइम। लंबी जबान है, ठीक है, लाठी छोटी, जबान बहुत लंबी। वही पाकिस्तानी पंजाबियों वाला हाल है हिजबुल्लाह का भी। 5-5 फुट लंबी जबान है, पोछा लगाने के लिए काम आती है जमीन में। इन्होंने बोला कि हम डरते नहीं हैं तुमसे, और तुम्हारे जहाज़ों से पानी के बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं, हम उनसे नहीं डरते हैं। नसरल्ला जो था इनका हिजबुल्लाह का हेड, उसने बोल दिया हम तुमसे नहीं डरते। अमेरिका ने बोला डरते हो नहीं डरते बात की बात है, कर मत देना बेटा कुछ, मार मार के सुअर बना देंगे हिजबुल्लाह को, सुअर बना देंगे तुम्हें, मार मार के तुम्हें पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई और कहां से उड़ी। तो बस चुपचाप रहो, ये वार्निंग दे दी है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि हमास ने मिसाइल फायर करी इजराइल के ऊपर, और उसने बोला कि ये तो हिजबुल्लाह ने करी फायर। बाय गॉड, उसने बात ही बदल दी, उसने बोला कि ये तो हिजबुल्लाह ने करी है। हिजबुल्लाह ने बोला तुम क्या कहती है अभी, हम तो फायर नहीं करती। अब क्या है, आप हासिल करने के बगैर सीज फायर के बारे में नहीं सोच रहा, रिगार्डलेस हाउ। वो पहले भी अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो जब तक अपने वो टारगेट अचीव नहीं करते वो सीज फायर नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब वो काफी हद तक उन्होंने अचीव कर लिया है। उन्होंने 2 जोन में डिवाइड कर दिया गाजा को, साउथ और नॉर्थ में। अब वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा, और दुख के साथ ये कहूंगा, 10,000 बंदे वहां पे मारे जा चुके हैं। ये सबसे ज्यादा दुखी है। और वो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन के बाद हो सकता है कि सीज फायर की तरफ जाए, लेकिन उनकी जो अपनी डिमांड है कि जब तक सारे हॉस्टेज ना छोड़े जाए हम सीज फायर के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो फिर ये तो सर हमास का काम है ना कि वो सुन ले उनकी बात को, और जितने लोग इन्होंने बना रखे हैं, हॉस्टेज बना रखे हैं, उनको छोड़ दें। तो क्यों आखिर ऐसा नहीं हो रहा? इसका मतलब है हमास के बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जाने जा रही है। उनकी हिस्ट्री देखी जाए हमास की, तो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं इंसानों को हमेशा, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमास के पास कोई प्लान होता तो वो अभी तक सामने ना आ जाता। उन्होंने तो बस एक शरारत करनी थी, कर दी है, मरवा दिया सारा लोगों को। लेकिन यहाँ ये देखिए, आप भी 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते रहे हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है, और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना, 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नज़र आती है इसमें। देखिए अब्दुल बासित भाई, हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उनकी कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके, पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी,